आयुर्वेद क्या है और कैसे आया था भारत में। देखो, आयुर्वेद क्या है ये कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ये अपने आप में देखा जाए, मेरे से आप पूछो तो ये ब्रह्मांड है जिसको हम समझ ही नहीं सकते। मेडिकल साइंस में अपन देखते हैं कि वो कहते हैं सिम्टोमेटिक बेस्ड इलाज करते हैं जी। और आयुर्वेद में मैंने सुना है कि वो डिजीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि सिम्टम्स पे। हमारा जो ट्रीटमेंट का तरीका है, हम जड़ पकड़ते हैं रोग की। डॉक्टर साहब, आपने ये सुपर फूड्स बताया। एक और बहुत कॉमन आयुर्वेदिक जो हम घरों पे सुनते रहते हैं या जनरल, वो है ब्रह्मी। ये ब्रह्मी क्या होता है? नमस्कार और स्वागत है आपका फिर से जिंक पॉड पे। मैं हूं आपका होस्ट हरीश शर्मा। और जैसे कि एक बेहतर जीवन जीने के लिए हम अलग अलग हस्तियों को, अलग अलग डॉक्टर्स को, अलग अलग कोच को बुलाते हैं अपने यहाँ पे, जो आके अपनी जानकारी देते हैं जिससे अपन एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ उनका नाम है डॉक्टर हरनीत सिद्धू। डॉक्टर साहब एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है और मॉडर्न वेज ऑफ आयुर्वेदिक से ही आज अपन को समझाएंगे कि आयुर्वेदा होता क्या है और आयुर्वेदिक कैसे आया था इस ब्रह्मांड में और आगे आयुर्वेदिक में क्या क्या नई उपलब्धियां आ रही है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जिंक पॉड पे। हम चाहते हैं कि आप हमारी जनता को अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम डॉक्टर हरनीत सिंह सिद्धू है। मैं बीकानेर के अंदर जिला चिकित्सालय के अंदर पोस्टेड हूँ। सैटेलाइट हॉस्पिटल है और मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। मैंने अलीगढ़ से मैंने अपने BA MS डिग्री करी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत। अपन इस शो को आगे बढ़ाते हैं। हमने अपने शो का एक ही मोटिव रखा है कि बेहतर से बेहतर जीवन जी सकते हैं हमारा ऑडियंस, जो भी हमारे ऑडियंस है उनके बेहतर जीवन के लिए जो हम कर सकते हैं। हमारे पॉडकास्ट का मेन तात्पर्य वही है। हमने आज तक जो भी गेस्ट बुलाए हैं, चाहे वो कोच हो, वेलनेस कोच हो, योगा कोच हो या वेरियस फील्ड ऑफ डॉक्टर्स हो, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि आयुर्वेदिक अपने देश का एक बहुत पुराना साहित्य इतिहास है, बिल्कुल, तो इसी को आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ये पॉडकास्ट रखा है। तो हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन बताएं कि आयुर्वेद क्या है और कैसे आया था भारत में। देखो, आयुर्वेद क्या है ये कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता। ये अपने आप में देखा जाए, मेरे से आप पूछो तो ये ब्रह्मांड है जिसको हम समझ ही नहीं सकते। आप बोलो कुछ बुक्स पढ़कर या कुछ साल की पढ़ाई करके हम आयुर्वेद को पूरा समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते। क्योंकि आयुर्वेद जब शुरू हुआ था 5000 साल पहले, हम मानते हैं कि शुरू हुआ, या सुश्रुत जी और कोई भी लेकर आए, उन्होंने कुछ जड़ी बूटियों से कोई इलाज किए, हम उसको आयुर्वेद का आज भी हम वही मानते हैं कि चलो जड़ी बूटी से हम इलाज कर सकते हैं। और फैक्ट है, अगर हम थोड़ी सी भी जानकारी है, जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं, लोगों के चोट लग गई, वो 2-4 पेड़ तोड़ते हैं और उनको लगाते हैं और उनके वाउंड्स ठीक हो जाते हैं। तो आयुर्वेद स्टार्ट हमारे जीवन में शुरू कैसे होता है? सुबह से। जब हम सुबह उठते हैं, हम चाय भी पीते हैं, चाय के अंदर भी लौंग इलायची हम डालते हैं, वो भी हर्ब्स है, मेडिसिन हर्ब्स है, उनका भी बहुत फर्क पड़ता है। इलायची जैसे हम मानते हैं कि चक्कर आने नहीं देती है, जिस पेशेंट्स को चक्कर आते हैं आप उसका इलायची का हम सेवन अगर कराते हैं, इलायची का पानी भी पिलाते हैं, तो उससे चक्कर आने भी बंद हो जाते हैं। तो आयुर्वेद तो हमारी किचन से स्टार्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया बताया ये आपने। मैंने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं। सुबह चाय में टेस्ट के लिए अदरक डालते हैं, लेकिन अभी आपने ये पॉइंट बताया कि इसके पीछे भी आयुर्वेदिक साइंस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आयुर्वेद तो किचन, हमारी किचन में हम उठते हैं, हल्दी है, जीरा है, लौंग है, इलायची, मतलब कुछ भी आप चीज़ हम डालते हैं, स्पाइसेस डालते हैं, वो सब कहीं ना कहीं मेडिकली हर्ब से रिलेट करती है। वो डॉक्टर साहब, आयुर्वेद को कहा जाता है साइंस ऑफ लाइफ। बिल्कुल। तो मतलब इसमें आप इलाज करने से पहले मतलब कैसे आप आपके मन में क्या आता है, या आपकी कोई पद्धति या क्या साइंस है कि हाँ इसका इलाज करने के लिए हमारे, या कुछ प्रिंसिपल बना हुआ है इसका? देखो, प्रिंसिपल इसका है माने तो, मतलब हम इसका कैसे, जैसे पेशेंट आता है, पेशेंट को पहले हम पूछते हैं कि उसको जो भी वो अपने बारे में चीज़ बताता है कि मेरे को ये कोई किसी, जैसे मतलब पेट की कोई दिक्कत है, तो हम उसको 3 चीज़ों से हम उसको कैटेगराइज करते हैं, वात, पित्त, कफ। हाँ, मैंने सुना है इनके बारे में, है ना। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, तीनों दोषों को मिला के त्रिदोष में नाम, जिसके अंदर तीनों ये चीज़ें होती हैं, तीनों दोष हमें मिलते हैं, हम उसको त्रिदोष में भी मान लेते हैं। वात रोग के अंदर क्या है? गैस, एसिडिटी। हम मानते हैं हमारी बॉडी के अंदर वायु है, तो वायु को हम कैसे उसको डायग्नोस करते हैं, हम उसमें देखते हैं कि उसमें वात रोग के क्या क्या लक्षण आ रहे हैं। जैसे गैस बनती है, एसिडिटी है, उसको अपच रहती है, कुछ भी खाया प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो सब हम वात रोग में ले सकते हैं। पेशेंट्स बोलते हैं, जैसे अर्थराइटिस सुना होगा आपने, गठिया जिसको बोलते हैं, तो वो हम वात रोग में लेते हैं। ऐसे ही हम पित्त रोग में लेते हैं, जिनको डाइजेशन उनका सही नहीं होता है। पित्त रोग में क्या होता है, आपके शरीर में गर्मी मानी जाती है, जिस
जो तासीर गर्म कहते हैं। बिल्कुल, तासीर उसकी गर्म होती है। उसका आप देखेंगे तो यूरिन कई बार उसको येलोइश आएगा, तो हम बोलते हैं पित्त रोग है। ठीक है, ऐसे ही कफ रोग के अंदर आता है कफज रोग बोलते हैं जिसको, खांसी है, जुकाम है, ये सब कफज रोग में आता है। जैसे अस्थमा होता है तो ये इसको हम कफ रोग में मान के चलते हैं। हम पहले ये पेशेंट से डायग्नोस करते हैं कौन से रोग आ रहा है, उसका कौन सा दोष आ रहा है, फिर दोष के अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये तीनों जो आपने बताए, इनको डायग्नोस करने के लिए जैसे एलोपैथी में तो जैसे ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड वर्क्स कराते हैं या कोई स्कैन करवाते हैं, आप कैसे पता करते हैं, कैसे डायग्नोस करते हैं? नब्ज देख के, पुरानी पद्धति आ रही है, लोग बोलते हैं नाड़ी वैद्य हैं। हाँ, नाड़ी वैद्य। नाड़ी से हमारे को बहुत कुछ पता चलता है। जैसे आजकल की जो मेडिकल साइंस है वो लब डब साउंड्स करके वो हार्ट के वो सब चेक करती है। हम लोग भी हाथ से पैल्पेशन करके उसके बारे में पता लगा सकते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और जो लोग नहीं भी देख पाते हैं पेशेंट अपने आप बताता है। जैसे मैंने आपको बताया भाई कोई पेशेंट आ रहा है, मेरे जुकाम है, कफ का है वो, तो ऐसे करके हम उसको कर सकते हैं डायग्नोस। तो इसमें जो मेडिसिन होती है वो सब नेचुरल हर्ब होता है या कोई तरह का केमिकल भी होता है? नहीं, ये बिल्कुल प्योर 100% नेचुरल हर्ब्स हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट आप जड़ी बूटी लो, आप उसको पीसो और आप दे दो। वही मेडिसिन है जो हम किसी फार्मेसी की बनाई हुई देते हैं, और वही आप उसको हर्ब्स को आप करके दोगे तो भी वो सेम रिजल्ट है। कोई उसका अनुपान का फर्क पड़ जाता है। अनुपान जैसे है, जैसे हम अपन सौंफ की बात करें, अपन बेसिक चीज़ों पे चलते हैं, ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो श्रोता अपने समझ नहीं पाएंगे, वो चीज़ रह जाएगी। तो जैसे हम सौंफ की बात करें तो मार्केट में सौंफ अर्क भी आता है लिक्विड फॉर्म में। तो अर्क के क्या 5 ml आप थोड़े से पानी में डाल के दीजिए पेशेंट को, तो पेट की अगर कोई इसको शिकायत है, जिस चीज़ से हम ट्रीट कर रहे हैं, तो वही रिजल्ट आता है। और वही आप सौंफ घर में उबाल कर पानी उसका बॉटल भर के रख लो, तब भी वो सेम रिजल्ट आता है। तो ये है, अनुपान का फर्क पड़ जाता है कि आप उसको कैसे लेंगे, कितनी, जैसे मेडिकल साइंस में mg में होती है डोज, हमारी ग्राम्स में चलती है, कितने रत्ती में चलती है, 1 ग्राम में 8 रत्ती होती है। कई हमारी बहुत मेडिसिन हैं जो भस्मे हम बोलते हैं, तो उनको हम बहुत रत्ती के अंदर देते हैं, उनकी मात्रा बहुत ही कम होती है। ये है। तो जैसे कि मेडिकल साइंस में अपन देखते हैं कि वो कहते हैं सिम्टोमेटिक बेस्ड इलाज करते हैं जी, और आयुर्वेद में मैंने सुना है कि वो डिजीज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि सिम्टम्स पे। हमारा जो ट्रीटमेंट का तरीका है, हम जड़ पकड़ते हैं रोग की। हम जैसे आप मानिए, बड़ी सिंपल बात करते हैं, आपको फीवर आया, एलोपैथी के अंदर हम लोग उसको पैरासीटामोल देंगे, बिल्कुल, या उसके रिलेटेड और कोई सॉल्ट देंगे। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में एक ही हर्ब 10-10 रोगों को ठीक करती है। मैं इसको सीतोपलादी चूर्ण से भी ठीक कर सकते हैं, हम उसके अंदर लक्ष्मी विलास रस होती है उससे भी ठीक कर सकते हैं, विषभ ज्वरवटी आती है हम उससे भी ठीक कर सकते हैं, महासुदर्शन चूर्ण आता है उससे भी कर सकते हैं। तो फीवर हम बहुत सारी मेडिसिन से उतार सकते हैं, सिम्टोमेटिक नहीं होता। ये रोग के तरीके से कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, एक रोग के लिए हम कॉम्बिनेशन बना के देते हैं, इसीलिए इसकी डायग्नोसिस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसकी मेडिसिन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम डायरेक्ट जाके हम मेडिकल स्टोर से जैसे हम कोई मेडिसिन खरीदते हैं, आयुर्वेद में आप वैसे नहीं ले सकते हो, जनरली वाली ले सकते हो। जनरली जैसे त्रिफला वगैरह तो आजकल वो आप ले सकते हो, बहुत कॉमनली मिलने लगे। अभी बीच में जब कोविड फैला था तो गिलोय चली थी, गिलोय पेड़ है अपना, आप उसकी पत्तियां भी लेके कर सकते हैं गिलोय की। वैसे अब गिलोय सत्व भी आता है, गिलोय की वटी भी आती है, टैबलेट्स भी आती है। वटी को हम टैबलेट्स मतलब बोलते हैं, तो वो हम सब ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा त्रिफला जी, तो जैसे आजकल बहुत सारे सुपर फूड्स कैटेगरी आ गई, तो आपके हिसाब से आयुर्वेदिक में भी कुछ सुपर फूड होता है? जैसे त्रिफला बहुत कॉमनली सुनने में आता है और काफी बेटर रिजल्ट्स है, उसको काफी डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करने लगे थे। तो आप ऐसे और 2-3 सुपर हर्ब्स हमारी जनता को बताएं। देखिए, पहले अपन त्रिफला से ही शुरू करते हैं। त्रिफला क्या है? 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, हरड़, बेहड़ा और आंवला। आप इन तीनों को अलग अलग देखेंगे तो हरड़ मतलब हरित की चूर्ण भी आता है, पेट साफ में बहुत अच्छा इसका उपयोग है। आंवला चूर्ण अपने आप में स्किन के लिए बहुत अच्छा है। बेहड़ा भी अपने कॉन्स्टिपेशन और उसमें यूज़ किया जाता है, और गैस एसिडिटी में भी यूज़ होता है। तो त्रिफला जो चूर्ण कॉम्बिनेशन करके बना दिया, और इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं, आपको कुछ भी आपने खाना खाया है, कुछ भी आपका डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आप इसको लेंगे, 2-4 दिन ही लेंगे, आपको रिजल्ट इसका विद इन फर्स्ट डोज ही इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। ऐसे ही अश्वगंधा चूर्ण है जो आजकल इम्यूनिटी बेस्ड और उसके लिए चलता है। तो अश्वगंधा अपने मसल पावर और उसके लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद है। जितने भी अबव 60 ईयर्स ऑफ एज पेशेंट आते हैं,
तो हम उनको अश्वगंधा देते हैं दूध के साथ लेने पे, वो विद इन अ वीक वो बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे 50% इम्प्रूवमेंट आ गई है, जो मल्टीविटामिन से नहीं आ पाती है, इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सेम आप ऐसे ही, जैसे आपने सुपर फूड की बात करी तो एक दो और चीज़ें बोलते हैं, जैसे अश्वगंधा बोला, त्रिफला बोला, आप इसमें घी भी ले सकते हैं। बिल्कुल कॉमन बिल्कुल कॉमन चीज़ है। ऐसे ही अपन हल्दी ले सकते हैं, टर्मरिक, उसके काफ़ी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। टर्मरिक को तो आजकल गोल्डन मिल्क बोलना शुरू कर दिया। कोविड के अंदर इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स आए थे, तो टर्मरिक को गोल्डन मिल्क के नाम से भी जाना जाता है। तो कई शॉप से मैंने देखा लिखा, मैं यूपी में एक जगह गया तो वहाँ पे मैंने देखा गोल्डन मिल्क अवेलेबल हेयर तो लिखा हुआ है। तो उसके अंदर इतनी हल्दी के अंदर इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज और वो सब हैं। आप देखिए वाउंड्स में हम यूज करते हैं, सारे डॉक्टर्स जो बताते हैं, जख्म हुआ, हम पुरानी दादी और सब बोलते थे रात को कहते हैं कि हल्दी का दूध पियो, जल्दी जख्म भरता है। बिल्कुल जल्दी जख्म भरता है। तो हल्दी में अपने आप में बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज हैं। घी हम बचपन से खाते ही आ रहे हैं, तो घी की तो प्रॉपर्टीज समझाने का भी मैं समझाऊंगा तो वो सब बोलेंगे घी के बारे में क्या डिस्कशन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपने ये सुपर फूड्स बताया, एक और बहुत कॉमन आयुर्वेदिक जो हम घरों पे सुनते रहते हैं या जनरल, वो है ब्रह्मी। ये ब्रह्मी क्या होता है? ब्रह्मी एक ठंडी औषधि है जो छोटे बच्चों से लेके बुजुर्ग तक को आप उसको देंगे, उसकी इम्यूनिटी बूस्टर है। आप ये कह लें, जो आजकल हम कहते हैं हमारी इम्यूनिटी डाउन होगी, इम्यूनिटी के लिए क्या करें, आप उसको ब्रह्मी वटी टेबलेट में भी आती है, ब्रह्म रसायन चटनी फॉर्म में भी आता है, और ब्रह्मी की सिरप्स भी आते हैं जिसके अंदर ब्रह्मी डालती है। हमारे मस्तिष्क दौर्बल्य उसके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। और ब्रह्मी का सेवन करने से आप ये मानेंगे विद इन अ वीक आपको लगेगा कि मेरे को जो मेरी स्मरण शक्ति थी, जो मेरी याद करने की शक्ति थी, उसके अंदर बहुत ही फायदेमंद है। कोई भी ले सकता है इसको? बिल्कुल कोई भी ले सकता है। या मतलब ऐसे कोई रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर से लिखवा के ही लेनी चाहिए? देखिए प्रैक्टिशनर से आप लिखवाएंगे उसके ज़्यादा वो है फायदे हैं, क्योंकि डोज आप गए, आपने शॉप से लिया, आपको पता, मैंने इससे ब्रह्मी वटी का जिक्र किया, वो स्वर्ण युक्त आती है, तो उसके अंदर आप देखिए गोल्ड के अलग फायदे हैं, उसी के कॉम्बिनेशन में दी गई है। तो वो आप क्यों ले रहे हैं उसके लिए आपको पता तो होना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मी एक जड़ी बूटी नहीं लेने जा रहे हैं। जब किसी शॉप से कोई चीज़ खरीदते हैं तो कॉम्बिनेशन में आपको मार्केट में मिलेगी। वैसे ही ब्रह्म रसायन जैसे चटनी फॉर्म में आती है, कितनी डोज लेनी है, क्या लेनी है, आपको उसके बारे में पता नहीं है, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्रिस्क्राइब करा के लें, ज़्यादा बेटर है। ये एपिसोड बहुत ही रोचक जानकारियां दे रहा है और मेरा खुद का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैं अब डॉक्टर साहब से कुछ निजी सवाल पूछना चाहता हूं कि उन्होंने ये पढ़ाई जब की तो मतलब क्या आपको क्या इंस्पिरेशन थी कि आप आयुर्वेदिक की पढ़ाई करें, और जैसे एक नॉर्मल MBBS की पढ़ाई होती है और इस पढ़ाई में क्या फ़र्क है और कैसा रहा आपका बैकग्राउंड, थोड़ा जानना चाहूँगा मैं। देखिए हम किसी चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि ये चीज़ ज़्यादा बेटर है, ये MBBS ज़्यादा बेटर है, कंपेरिजन नहीं करना। हम जब आफ्टर 12th जब आप इस चीज़ में जाते हैं, प्रोफेशनल किसी भी कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पे जाके जैसे हमारे क्या होता है, हॉस्पिटल वहाँ पे था। नहीं पहले ये बताइए इसमें क्या कोई डिग्री, जैसे MBBS डिग्री होती है, इसमें आपने कुछ बताया था BAMS जी, तो उसका कॉलेज अलग होता है मतलब उसके? हाँ मेडिकल कॉलेज है, आयुर्वेदिक कॉलेज। बिल्कुल आयुर्वेदिक कॉलेज है। ऐसे ही जैसे होम्योपैथी के होते हैं, आयुर्वेद के होते हैं, MBBS है। BAMS डिग्री का नाम है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ओके। तो जब इसे कॉलेज में, जब मैं फर्स्ट ईयर में गया तो मैंने वहाँ पे देखा कि पेशेंट्स आ रहे हैं और वो अपना इलाज 15-15 दिन 20-20 दिन तक एडमिट होकर करा रहे हैं, और वो ऐसे असाध्य रोग हैं जो हम मानते नहीं है कि इतनी जल्दी क्योर हो जाएगा, और उनके 3-4 महीने के अंदर इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं जिसको तो मेरे को देख के रुचि हुई कि मतलब ये कैसे ट्रीट हो सकता है। मैंने आज तक देखा नहीं है, एज भी छोटी थी, इतना वो भी नहीं था कि मतलब ये ठीक कैसे हो सकते हैं। जैसे अर्थराइटिस की अपन बात कर लें तो अर्थराइटिस ऐसा माना जाता है कि ये रोग ठीक होता ही नहीं, ऑटो इम्यून डिजीज है ना, ऑटो इम्यून डिजीज मानते हो, हम लोग नहीं मानते हैं उसको। ये आप गूगल करेंगे तो उसमें आएगा कि नहीं ये ठीक नहीं होता, लेकिन हम लोग इसको मान के चलते हैं। 6 to 7 मंथ्स लगातार अगर मेडिसिन अपन लेते हैं तो मोर देन 80% पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। अच्छा। जिनकी मतलब मानेंगे उंगलियां टेढ़ी भी हो जाती हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा सीधी हो जाएगी, लेकिन उसकी जो मूवमेंट है, फिंगर्स की जो मूवमेंट है, मोर देन 70 to 80% बेटर हो जाती है। तो आपने जब ये डिग्री करी जी, तो मतलब वहाँ पे कितने साल का कोर्स होता है? ये 4.5 साल का कोर्स है प्लस 1 साल इंटर्नशिप, जो सेम MBBS है, सेम उतना ही टाइम इसमें लगता है। तो इसमें भी इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है? 1 साल इंटर्नशिप का रहता है इसमें। तो मतलब उस टाइम जैसे रेजिडेंट डॉक्टर्स वगैरह देखते हैं पेशेंट, वैसे ही आप सब कुछ वही प्रोसीजर। अभी जैसे मैं यहाँ पे जिला चिकित्सालय के अंदर मैं हूँ, यहाँ पे सैटेलाइट हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे भी इंटर्नशिप इसकी आयुर्वेद डॉक्टर्स करने आते हैं। यहाँ पे हमारे 6 महीने इंटर्नशिप
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहती है और 6 महीने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में रहती है। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया आयुर्वेदिक मेडिसिन में आप इलाज करने के लिए अलग अलग कैटेगरी से उनका इलाज करते हो, जो आपने बताया जो दोष होता है उसके अकॉर्डिंग। बिल्कुल। लेकिन हमने ये सुना है कि काफ़ी परहेज रखना पड़ता है डाइट में, जैसे कुछ दवाइयों के साथ कुछ नहीं खाना है, कुछ मीठा नहीं खाना है, कुछ खट्टा नहीं खाना है। तो क्या डाइट पे कितना एम्फेसिस है इसमें? देखिए, आयुर्वेद की जब बात करते हैं, आहार विहार सबसे पहले इसके अंदर आता है कि हमें क्या क्या चीज़ खानी चाहिए, हमारी दिनचर्या क्या है। आयुर्वेद तो मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि ब्रह्मांड दिनचर्या, हाँ बिल्कुल आपने कहा। तो ये मतलब इसमें हर एक चीज़ को अपन उठाएंगे तो आप बहुत देर तक उसको एलैबोरेट कर सकते हैं अपन। अब आती है बात, कोई भी ऐसे पेशेंट आया, हम उसकी बीमारी, जैसे हमने कोई पेट की हमने बीमारी उसकी डायग्नोस करी, तो डायग्नोस करने के बाद हम जैसे उसको बोलेंगे, क्या वो पूछता है हमसे क्या खाना है, इसमें इतना परहेज है, खट्टी चीज़ों का परहेज है। परहेज मेडिसिन का नहीं है, परहेज उसके रोग का है। आपके बच्चे को जुकाम हुआ, आप क्या बोलते हो, ठंडी चीज़ नहीं खिलानी है, तो परहेज है वो। लेकिन इसको धीरे धीरे लोगों ने क्या बहुत ज़्यादा आयुर्वेद से जोड़ दिया कि आयुर्वेद के पास जाएंगे वो तो खाने पीने चीज़ें मना करेंगे। नहीं, हम खाने पीने से मना नहीं करते, लेकिन जो बीमारी आपकी है उस बीमारी के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को मना करते हैं कि आप ये मत खाओ। जैसे दही, हमारे पूर्वज भी बोलते आए हैं, बुजुर्ग भी घरों में बोलते हैं कि दही हमें रात को नहीं खानी चाहिए। तो ये दिनचर्या का मतलब आपका तरीका है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब इसका किसी बीमारी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुराने हमारे घर में दादी नानी सब बोलते हैं कि रात को दही नहीं खानी चाहिए, और हम लोग खाते भी हैं, नहीं खाते, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ही बढ़िया समझाया डॉक्टर साहब आपने। जो दिनचर्या के बारे में आप बोल रहे थे कि शुरुआत, जैसे अपन ने पहले बात करी, सुबह चाय पीते हैं, वहां से शुरुआत होती है। बिल्कुल। तो आयुर्वेदिक में कुछ ऐसी प्रिस्क्राइब्ड दिनचर्या है जो मतलब जिसको मान लीजिए कोई रोग नहीं है, लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए फॉलो करने के लिए कोई दिनचर्या? बिल्कुल है। हम सुबह उठे, हम जब बेड पे अपनी आंखें खोलते हैं, हम क्या करते हैं, सीधा नहीं उठते हैं। कभी भी आप देखेंगे 1 आधे मिनट का रेस्ट और पैरों की मूवमेंट और वो सब करनी है। तो व्यायाम, एक्सरसाइज सबसे पहली चीज़ है आयुर्वेद की, एक्सरसाइज। अब आजकल योग बहुत ज़्यादा ही इसमें आ गया है चलन के अंदर। तो योग क्या है, एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज ही है। हमारे माइंड रिलैक्सेशन के लिए इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। हम किसी मंदिर के अंदर जाते हैं, हमें कितना भी गुस्सा है, वो कितना भी हमारा मन खराब हो, वहाँ पे जाते ही हमारे को बिल्कुल शांति, एक वो पीस मिलता है, बहुत ही पीसफुल और वो हो जाता है। सेम योग से ये चीज़ मिलती है। आयुर्वेद का ही पार्ट है योग, आयुर्वेद का ही पार्ट है व्यायाम, कि जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे वो सब उसमें आपके बहुत ही बेनिफिशियल है। तो सेम जब हम सुबह उठते हैं, हमारी दिनचर्या तब से शुरू हो जाती है। हम सुबह उठे, हमने 2 मिनट की एक्सरसाइज करके और उठे, और हम जो भी हम दातुन या जो भी हम करते हैं आजकल, ब्रश करते हैं, उसके बाद में हमारी दिनचर्या स्टार्ट है। किचन में गए, चाय पी, ठीक है। हम लोग ये बोलते हैं खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए। बिल्कुल। चाय के साथ आप एक बिस्किट या कुछ ना कुछ आपको चीज़ लेना ही चाहिए, टोस्ट लेना चाहिए। उसके बाद में हम वर्जिश करें, व्यायाम करें। कम से कम उसके व्यायाम के 1 घंटे तक हम लोग ये मानते हैं हमें नहीं खाना चाहिए। ये एक दिनचर्या का बहुत ही वो चीज़ है। लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज आते हैं आजकल के प्रोटीन शेक्स और वो सब है, बोलते हैं एक्सरसाइज करते हुए पियो। एक्सरसाइज से पहले प्री वर्कआउट और बाद में पोस्ट वर्कआउट। हम लोग हैवी एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहे, जनरली बात करें कि वॉक थोड़ा बहुत आपने किया, वो व्यायाम के अंदर आता है, जिससे आपकी बॉडी की मूवमेंट आपकी बनी रहे, ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। डॉक्टर साहब, क्या जनरल एक मिसकंसेप्शंस क्या है आयुर्वेदा के, अपने भारत देश में या वर्ल्ड वाइड बात करें, कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस होते हैं? मिसकंसेप्शन आप ये समझ सकते हैं कि हम आयुर्वेद डॉक्टर के पास गए, उसने हमें कोई भी चीज़ के बारे में बताया, उसने आपको 3-4 मेडिसिन जो भी आपको लिख के दी, हम उसको बोलते हैं बहुत लंबे टाइम लेनी पड़ेगी तभी इसका रिजल्ट आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप मेडिसिन जाओगे, बीमारी के अकॉर्डिंग इलाज होता है, लेकिन ये लोग क्या समझ नहीं पा रहे हैं। आयुर्वेद डॉक्टर्स को अब पेट के लिए कोई आता है, कोई बोलता है मेरे, बड़ी सिंपल बात है, गैस है, मेरे एसिडिटी है, तो हम उसको बोलते हैं कम से कम 1.5-2 महीने तो लगातार लो। जबकि दूसरी पैथीज के अंदर हम उसको सालों साल खा रहे हैं, हम उसको नहीं बोल रहे हैं कि लंबे टाइम लेनी पड़ रही है। पेंटाप्रोजोल जैसे भी आपके पास आते हैं, तो अब लगातार सालों साल लोग पेशेंट्स खा रहे हैं, लेकिन जब मैंने उसको बोलते हैं 1.5-2 महीने लगातार खानी पड़ेगी, तो उसको ये हो जाता है कि ये तो बहुत लंबे टाइम लेनी पड़ेगी, ठीक कैसे होंगे। तो ये मिसकंसेप्शन सबसे बड़ा ये है कि मैं बहुत लंबे टाइम मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है, रोग के अकॉर्डिंग मेडिसिन है। पेट दर्द की अगर मेडिसिन बहुत लंबा थोड़ी दे सकते हैं हम लोग। अगर कोई पेशेंट पेट दर्द का है तो वो 2 दिन में ठीक हो जाएगा वो,
तो ये मिसकंसेप्शन ये है कि बहुत लंबे टाइम मेडिसिन खानी ये काफी बड़ा मिसकंसेप्शन है फिर तो ये, मतलब हाँ जैसे आपने बताया कि पेंटाप्रोजोल या एसिडिटी की दवाई लोग सुबह उठ के सालों से खा रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर वही आयुर्वेदिक में जाते हैं तो उनको बोलते हैं 1-1.5 महीना और कुछ परहेज, तो वो उनको शायद ऐसा लगता है कि बहुत भारी काम बोल दिया। परहेज इसीलिए तो बोलते हैं उसके साथ में, और क्यों बोला अपना आपको एसिडिटी है और आप बोल रहे हो कि मैं तली हुई चीजें छोड़ूंगा नहीं। जैसे हम बीकानेर में हैं तो यहाँ पे तो कचौरी समोसे का बहुत ज्यादा चलन है, और वो कचौरी समोसे भी खाने हैं, दवाई भी खानी है, फिर वो क्या करते हैं डॉक्टर चेंज करते हैं कि आज इस डॉक्टर के पास हूँ, 2 दिन बाद मैं किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगा, तो इनकी दवाई तो मेरे को लगेगी कैसे। परहेज तो थोड़ा बहुत रखना ही पड़े। तो मुझे ये बात बहुत बढ़िया लगी डॉक्टर साहब की, इन्होंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जड़ से इलाज करते हैं। तो आपको अभी पेट दर्द हुआ, आपने कोई एक पेट दर्द की दवाई टैबलेट खा ली, तो हो सकता है आपको उस टाइम रिलीफ मिल जाए, लेकिन लंबा इलाज उसका जड़ से इलाज कि वो पेट दर्द क्यों हुआ था और बार बार ना हो, उसके लिए अपन को आयुर्वेदिक में ही जाना चाहिए। मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि ठीक है एलोपैथी मेडिसिन अपनी जगह, हम जैसे डॉक्टर साहब ने कहा हम किसी को कंपेयर नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं बहुत लोग ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जो काफ़ी सालों से हैं और उनका इलाज नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमने देखा है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आयुर्वेदिक में उसका इलाज पॉसिबल है। तो मैं कहूँगा अपनी जनता से कि ऐसा कुछ आपको लगे तो आपके नज़दीकी जो भी आयुष केंद्र है वहाँ संपर्क करें और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के ऑप्ट करें। डॉक्टर साहब आज की जो दौड़ भाग वाली ज़िंदगी है, जो मॉडर्न लाइफ है, उसमें एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से जो बीमारी कह दो या एक रोग कह दो वो है स्ट्रेस। बिल्कुल। तो आयुर्वेदिक साइंस में स्ट्रेस का क्या अप्रोच है? स्ट्रेस मैनेजमेंट का क्या अप्रोच है? स्ट्रेस मैनेजमेंट आयुर्वेद में बहुत ही बेटर कर सकते हैं और विदाउट मेडिसिन भी हम लोग कर सकते हैं। ओके। जैसे मैंने क्या वो स्टार्टिंग में आपको बोला, आयुर्वेद का पार्ट है योगा। योग करने से हमारा माइंड जो रिलैक्स होता है वो किसी चीज़ से भी नहीं हो सकता है, क्योंकि माइंड हम स्ट्रेस क्यों लेते हैं। आपने मेरे को कोई चीज़ बोली, मेरे कहीं ना कहीं मेरे को उसकी ठेस पहुंची और मैं सोचता गया, सोचते जाते जाते मेरा माइंड पीसफुल हो ही नहीं पा रहा है। आप 2 मिनट के लिए प्राणायाम कर लें और आप देखेंगे कि मेरा 50 to 70% हाथों हाथ ही विदिन 2 मिनट्स कि मेरा स्ट्रेस बिल्कुल चला गया है। हर्ब्स भी आती हैं इसके लिए, जैसे हम आजकल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है आफ्टर कोविड के बाद, हमारे सुनने में डिप्रेशन बट कोविड के बाद इतना ज़्यादा चलन में आ गया। काफ़ी एपिसोड्स किए हैं अभी डिप्रेशन एंजाइटी के बारे में, तो ये ऐसा निकल के आया कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है कोविड के बाद। बिल्कुल। लेकिन लोग इसको एड्रेस करना ही नहीं चाहते, मानना नहीं चाहते। बिल्कुल ये चीज़ है, इसी चीज़ में गुस्सा, तनाव, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा हो गई हैं, तो आप इसको मेडिसिन से भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्रह्मी वटी आपको बोला था, मैंने बोला मस्तिष्क दौर्बल्य के लिए बहुत बढ़िया है। मस्तिष्क दौर्बल्य कम से कम या आप स्ट्रेस से ही रेट करेंगे अपन इसको, तो आप उसमें ब्रह्मी का यूज़ करें, बहुत ही अच्छा आता है। अश्वगंधा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, सोचने का तरीका बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, तो हम इससे भी कर सकते हैं। बट योग से बेटर मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी नहीं है। नेचर आप देखेंगे, हम जा रहे हैं, हमने वहाँ पे ग्रीनरी देखी, एकदम से हमारा मन खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, चाहे समुद्र देख के हो जाओ, चाहे माउंटेन्स देख के हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेचर में आप, अगर आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन के पेशेंट हो, एंजाइटी होती है, आप अपने रूम से बाहर निकलें, सिर्फ 2 मिनट के लिए बाहर के आप एटमॉस्फेयर को देखें, जो नेचर है आप उसको देखें। आप देखेंगे पक्षी भी चहकाते हैं, तो उनका कितना हमारे को सुनकर उनकी बात से बहुत ही मन वो प्रसन्न हो जाता है। तो ये माइंड रिलैक्सेशन योगा आप ज़रूर करें। तो ये बहुत अच्छी अप्रोच है योगा, और साथ में कॉम्बिनेशन आयुर्वेद का मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी अप्रोच है। डॉक्टर साहब, जो सीजनल बीमारियां होती है, मौसमी रोग जिसको अपन कहते हैं, बहुत कॉमन हो चुका है मेरे ख्याल से, स्पेशली कोविड के बाद तो सर्दी जुकाम जाता ही नहीं है। थोड़ा सा मौसम चेंज होता है तो बच्चों को सर्दी जुकाम, बच्चों को क्या अपन को भी हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। तो आयुर्वेदिक और सीजनल चेंजेस, देखिए आयुर्वेद मैंने स्टार्टिंग बोला आहार विहार, सीजन, ऋतुचर्या, दिनचर्या, ये आयुर्वेद के पार्ट्स हैं। अगर हम इन पर प्रॉपर डिस्कशन करें तो किस मौसम में क्या चीज़ खानी चाहिए, कैसे क्या पीना चाहिए, सब हर एक ऋतु के अलग अलग दिया गया है, समझाया गया है। जितनी भी हमारी ऋतुएं हैं जैसे जैसे चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग हम आहार विहार का डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है। आप चाहेंगे तो मैं आपको दूंगा, आप साथ में अपना टेक्स्ट आप उसमें डालिएगा, बिल्कुल पूरी ऋतुचर्या का पूरा चार्ट मिल जाएगा। बिल्कुल, ऐसा कुछ हो तो आप मुझे फॉरवर्ड कीजिए, हम स्क्रीन पे जरूर डिस्प्ले करेंगे हमारे ऑडियंस के लिए। डॉक्टर साहब, तो आपके हिसाब से आने वाले 10 से 20 सालों में आयुर्वेदिक किस लेवल पे पहुंचेगा, या क्या मॉडर्न अप्रोच आने वाली है? इसका जवाब आप ही दें हरीश जी, क्योंकि आप देखिए कोविड को निकले 3 से 4 साल हुए हैं, 5 साल हो गए। चलिए 5
5 साल में आयुर्वेद का चलन कितना बढ़ गया आपके काफी बढ़ गया। अपन ने अभी बात करी कि लास्ट 5 ईयर्स में अब आने वाले टाइम में आयुर्वेद का वक्त ही ज्यादा आएगा। सर्जरीज में मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट नहीं आ सकती है। इमरजेंसी में तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट में मानता हूँ, चलो अब उसमें अब हम जाते हैं किसी दूसरी पैथी में जाते हैं, कोई दिक्कत बाकी नहीं। जड़ से इलाज करने के जड़ लिए से इलाज वाली पैथीज के अंदर आपको आयुर्वेद ही आना पड़ेगा। हम बोलते हैं कि हम जड़ से इलाज करते हैं, जड़ से इलाज करने का मतलब ये नहीं होता कि एक बार हमने इलाज कर दिया लाइफ में कभी नहीं होएगा हमारा। लेकिन हाँ, रूट कॉज एनालाइज हो जाता है। बिल्कुल, हमारे को फीवर हुआ, फीवर 5 दिन उतर गया, क्या अगले साल नहीं आएगा वो? फीवर तो बहुत मौसमी चीज है। तो हर चीज है वापस आ सकती है, लेकिन जड़ से इलाज करना मतलब है कि एक बार आपकी बॉडी से हमने उसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल जो भी है वो हमने सब उसका निकाल देते हैं। ये हम लोग मानते हैं और ऐसा होता भी है। जैसे अर्थराइटिस का एग्जांपल हमने आपको लाइफस्टाइल डिजीज, मैं भी इसी पे बात करने वाला था कि जो लाइफस्टाइल डिजीज होती है, हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज, इनफैक्ट अर्थराइटिस भी आजकल लाइफस्टाइल डिजीज में गिना जा रहा है। तो इनके लिए मतलब कैसे अप्रोच करते हैं और क्या रिजल्ट है? देखिए, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये ऐसी बीमारियां हैं, ये हमारा लाइफस्टाइल डिजीज में क्यों काउंट करते हैं? क्योंकि हमने इनको रोग को पाला है। हमारे को डायबिटीज हुई, हम क्या कर रहे हैं? खान पीन अपना कम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हम रसगुल्ले भी खा रहे हैं, हम मीठा भी खा रहे हैं, हम नमकीन भी खा रहे हैं, तो लोग उसको मानना चाहते हैं। लेकिन आप इसी को डायबिटीज़ में अगर पूरे परहेज के साथ फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं तो डायबिटीज़ वैसे ही अपने, बड़ी सिंपल सी बात है, हम बोलते हैं वॉक कीजिए, 2 से 5 मिनट डेली वॉक किए, डायबिटीज़ आपके ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाती है। अब पेशेंट वो करना नहीं चाहता, वो एक टेबलेट लेना चाह रहा है, और तो उसको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कैसे होएगा? वो किसी भी पैथी में नहीं हो पाएगा। डायबिटीज के लिए हमारी जड़ी बूटी आती है, गुड़मार जड़ी बूटी, जिसका अभी एक फार्मेसी ने कुछ टाइम पहले ही इसका अर्क भी निकाला है और बहुत ही फायदेमंद है। आप उसको लेंगे, जो पेशेंट उसको ले रहे हैं वो कह रहे हैं हमारे को दूसरी मेडिसिन छोड़ के हम सिर्फ यही ले रहे हैं और बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, पर तो लाइफस्टाइल भी तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। बिल्कुल सेम चीज वही, खाली दवाई लेने से कुछ नहीं होगा, चाहे वो एलोपैथी हो चाहे आयुर्वेदिक हो। मैं किसी भी उसमें नहीं कह रहा हूँ कि एलोपैथी अच्छी है, वो अच्छी है। आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, किसी भी पैथी की लेते हैं, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट तो वो खुद ही करना पड़ेगा। इसीलिए शायद वो लाइफस्टाइल डिजीज है। बिल्कुल सेम ऐसे ही हाइपरटेंशन है, बीपी है। बीपी के अंदर हम क्या होएगा? हम अगर टेंशन में रहेंगे, हम लड़ाई झगड़े में रहेंगे, गुस्से में रहेंगे, हमारी नेचर ही ऐसी है, तो हमारा कैसे बीपी कंट्रोल हो जाएगा? आपने एक बार शांत कर लिया मेडिसिन लेके, 10 मिनट के बाद फिर वही चीज़ है। कुछ खान पान भी देखो, कितना ऑयली, कितना सॉल्ट कितना खा लेते हैं। बिल्कुल, खान पान का तो पहले दिन से हमारा तो दलिया खिचड़ी बेस्ट उसमें आती है। आहार विहार में हम जाते हैं तो दलिया खिचड़ी घी, ये तो चीज़ें बहुत अच्छी आती हैं। जैसे अभी हमने अभी तक बात नहीं करी पंचकर्म के बारे में। अगर आप पंचकर्म आजकल देखेंगे मूवीज के अंदर दिखाया जाता है, बहुत काफी एड्स आ रहे हैं, पंचकर्म के पैकेजेस आ रहे हैं। बिल्कुल है, और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आप देखिए, बिना मेडिसिन के कोई डिजीज क्योर करना, मैंने क्या बोला, आयुर्वेद की तरफ बहुत सारी चीजें, जैसे हमने योगा काउंट कर लिया, मेडिसिन में काउंट कर लिया, पंचकर्म में हम काउंट कर रहे हैं, तो पंचकर्म भी अपने आप में बहुत ही बड़ी साइंस है कि आप कैसे मानिए कि नाभि से हम इलाज कर देते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे आने वाले कोई एपिसोड में हम पंचकर्म को एक डेडिकेटेड एपिसोड बनाएं, जिसमें हम थोड़ा ऑडियो वीडियो से डिपिक्ट करें कि क्या होता है पंचकर्म और कैसे काम करता है। उसके लिए हम एक अलग से एपिसोड शूट करेंगे आपके साथ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमने देखा कि जैसे आज गली गली में हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, मॉडर्न हॉस्पिटल्स, हर सिटी में, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। वैसे हमने देखा है कि अभी काफ़ी प्राइवेट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स भी खुल रहे हैं। इनफैक्ट केरला में तो अलग ही पूरा उन्होंने टूरिज्म बना रखा है, आयुर्वेदिक टूरिज्म। और मैंने देखा अभी आज अपने कैपिटल में भी, न्यू दिल्ली में भी काफ़ी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स खुले हैं प्राइवेट लेवल पे। बिल्कुल, आप जगह प्राइवेटाइजेशन की बात अगर हम करते हैं, साउथ इंडिया, जिसको हम अपना इंडिया को भी अगर हम कुछ पार्ट्स में करते हैं, साउथ इंडिया आयुर्वेद का वो मतलब आप कह लें एक धाम है। इतने अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं वहाँ पे, और उनकी जो मेडिसिन की वहाँ पे स्पाइसेस वहाँ पे खुद के होते हैं, खुद वहाँ पे खेती उसी करते हैं, तो वो जो हर्ब्स के जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही अच्छे हैं। और वहाँ पे इतने बड़े बड़े आप खुल के नॉर्थ में आप शुरू हुए हैं, आप अपनी जैसे अपनी सिटी में भी मानेंगे 2-4 भी हॉस्पिटल्स आए हैं, 2-4 और आने की प्लानिंग चल रही है कि मेरे 1-2 डॉक्टर से बात हुई, वो भी प्लान कर रहे हैं यहाँ पे खोलने का। तो अभी जो आयुर्वेद के अंदर जो हॉस्पिटल्स नए आ रहे हैं उनके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही बढ़िया लगा आपने जो आज ये विजडम शेयर किया हमारे साथ जी। मैं चाहूँगा आप आयुर्वेदिक की कोई 4-5 टिप्स हमारी जनता को बताएं जो उनके दिनचर्या में, उनके डेली लाइफस्टाइल में यूजफुल हो। हल्का भोजन लेना है, सुबह हम उठते हैं, थोड़ा सा व्यायाम, आप अपने शरीर को आप टाइम दें।
चाहे आप 10 मिनट वॉक करें, चाहे एक्सरसाइज करें, जो भी आप करते हैं मिनिमम कुछ 10-15 मिनट अपने आप को दें आप। फूड हैबिट जो आपकी है वो बिल्कुल आपको इम्प्रूव करनी चाहिए। रात को हम सब लोग बोलते हैं हमें भारी खाना नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, लेकिन उसके बावजूद भी हम रात को हम पेट भर के खाना खाकर ही सोना पसंद करते हैं। इस हैबिट को आप सुधार लेंगे तो आपके 10 to 20% आपका नेक्स्ट डे से ही आपको इसमें आराम आना शुरू हो जाएगा। एक्सरसाइज और फूड, मैं 2 टिप्स आपको देना चाहूँगा और आप ज़रूर करें और इसका फ़ायदा आपको विदिन 3 डेज़ आपको इसका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज हमारे इस मंच पे आए और आपने इतनी सारी जानकारी साझा करी जो हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी, और हम अपने उसी मोटो पे चलते रहेंगे कि बेहतर से बेहतर ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं, उसके लिए हमारे तरफ से जो हेल्प हो सकती है एज ए जिंक पॉट टीम हम कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हम आपसे सुझाव मांगते हैं, आप कमेंट में लिखें कि आप और कौन से टॉपिक पे जानकारी चाहते हो। आप सबका हमारे एपिसोड पे लाइव रहने के लिए या एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।